चलिए, हमारा ये आज का टॉपिक है होम लोन, आवास ऋण हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है। होम लोन के लिए दो पार्ट में अपन स्टडी करेंगे। एक पार्ट में उसका प्रोसेस समझेंगे, क्योंकि फैक्ट्स पता होंगे तभी अकाउंटिंग होती है। और दूसरे पार्ट में हम अकाउंटिंग की बात करेंगे। ठीक है। तो पहले पार्ट में आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। ये बैंक की चेक लिस्ट है ना, जिसमें अलग अलग एरिया। पहले तो कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपके आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। ठीक है। फिर सैलरी सर्टिफिकेट, आपका इनकम प्रूफ। कर्मचारियों के अगर सर्विस वाले हों तो सैलरी से रिलेटेड इनकम प्रूफ। ठीक है। अगर बिजनेसमैन हो तो बिजनेस से रिलेटेड इनकम प्रूफ। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेपर्स। ठीक है। फिर गारंटी के पेपर्स एंड टेक ओवर के सिचुएशन में क्या क्या पेपर लगेंगे। तो इतने एरिया में हमको पहले डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। एक फ़ाइल बना के बैंक में प्रोसेस होता है, उसका वेरिफिकेशन होता है, जांच होती है, प्रॉपर्टी का सर्च होता है। ठीक है। नियमानुसार जो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन बनी हुई है कि हम जैसे सबसे पहले तो हमारा प्रूफ, इनकम प्रूफ, क्या बोलते हैं, हमारा आईडी, कि हम सही आदमी हैं कि नहीं। फिर हमारी पर्याप्त इनकम है कि नहीं, हम लोन सिर्फ लेंगे नहीं, चुका भी पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। तो उसमें एलिजिबिलिटी देखी जाती है। ठीक है, कि आप कितने लोन के एलिजिबल हैं। फिर जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो प्रॉपर्टी फेयर है कि नहीं, क्योंकि बैंक जो है हर चीज़ की गारंटी चाहता है कि अगर कोई लोन नहीं चुका पाए तो वो प्रॉपर्टी सेल आउट करके अपने पैसे वसूल सके। ठीक है। सपोर्ट में गारंटी भी मांगता है। ठीक है। और एक बैंक से दूसरी बैंक में अगर लोन को शिफ्ट करना चाह रहे हो तो उसको टेक ओवर बोलते हैं। ठीक है। तो आईडी प्रूफ में पासपोर्ट फ़ोटो, आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसा एज यूजल होता है, बिजली बिल, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट। ठीक है। और एड्रेस प्रूफ के लिए भी वही बिजली बिल, किरायानामा, टेलीफोन बिल, पिछले 6 महीने का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, पासबुक की फ़ोटो कापी लगेगी, लोन स्टेटमेंट, यदि ऑलरेडी कहीं लोन चल रहा होगा तो उसका स्टेटमेंट सबमिट करिए। तो ये हो गए आवश्यक दस्तावेज। फिर सैलरी से वालों के लिए 3 माह का सैलरी स्लिप। ठीक है। और फॉर्म 16 जिसमें 2 साल का हो आईटी रिटर्न। फिर उसके अलावा फॉर्म 16 भी होता है, वो सैलरी से रिलेटेड होता है, उसमें ना उसमें सैलरी बाईफरगेटेड रहती है। कितना टीए डीए वगैरह अगर ऐसा होता है गवर्नमेंट के केस में या कंपनियों के केस में, जहाँ प्रॉपर चीज़ें मेंटेन की जाती है। ठीक है। फिर व्यवसायियों के लिए 3 साल का आईटी रिटर्न, कंपुटेशन शीट, पी एंड एफ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है। और आईटीआर सीडीसी की कॉपी। ठीक है। व्यवसाय का प्रूफ, गुमास्ता लाइसेंस, सेल टैक्स रिटर्न, टिन नंबर, अब ये जीएसटी नंबर बोल सकते हो, वर्क ऑर्डर। और अगर आपने एमएसएमई वगैरह इससे रिलेटेड जो भी बिजनेस से रिलेटेड आपने सर्टिफिकेट लिए हो, है ना, वो सारे सर्टिफिकेट लगते हैं। फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्रीमेंट लेटर की मूल प्रति, अगर आपने बिल्डर से एग्रीमेंट किया हो या किसी पार्टी से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया हो और आप फाइनेंस कराना चाहते हो। ठीक है। सेल डीड, रजिस्ट्री के पेपर, डाइवर्शन B1। ठीक है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ता है, खसरा वगैरह जो बोलते हैं अपन, है ना। उसके पहले पूर्व विक्रेता की रजिस्ट्री, पिछली 2 रजिस्ट्रियाँ, नगर निगम द्वारा अनुमोदित नक्शा, नक्शे की कॉपी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा अनुमोदित लेआउट। ठीक है। सोसाइटी बिल्डर द्वारा अलाटमेंट लेटर, अगर बिल्डर से लिया है तो उसका अलाटमेंट लेटर, है ना। एनओसी की आवश्यकता, तो लीज डीड, अगर लीज पे प्रॉपर्टी है तो लीज डीड। ठीक है। और ये डिसबर्समेंट शेड्यूल और विस्तृत विस्तृत एस्टीमेट कि लोन किस किस कितनी किस्तों में दिया जाएगा, क्या क्या है, वो सारी डिटेल लगेगी। फ्लैट होने पर प्रकोष्ठ अधिनियम के अंदर घोषणा पत्र की कॉपी, ये भी लॉ है, रूल्स रेगुलेशन उसके संबंध में। गारंटर की 2 का पासपोर्ट कॉपी, यानी उसके सारे बेसिक रिटर्न, आईटी रिटर्न जैसे हमारे होते हैं वैसे उसके भी लगेंगे पूरे। मकान के निगम की टैक्स रसीद, प्लाट की रजिस्ट्री की फ़ोटो कापी, तो गारंटी के रूप में वो भी अपने प्लाट की फ़ोटो कापी देगा और नगर निगम की रसीद भी पटी हुई होनी चाहिए। ठीक है। टेक ओवर की स्थिति में पिछला लोन स्टेटमेंट देना होगा। ठीक है। फोर क्लोजर और लोन अकाउंट स्टेटमेंट, अगर वहाँ आपने अप्लाई दिया हो कि क्लोज किया जाए तो उसका स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है। और वर्तमान बैंक में जमा किए गए संपत्ति के दस्तावेजों की सूची, लिस्ट देना पड़ेगा कि मैंने वहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा किए, ताकि आपका जो पूरा लोन जो है, पीछे पुराना बैंक जो है बाकी लोन जो है नया बैंक जो है वो उसको दे देगा और बदले में वहाँ के डॉक्यूमेंट वगैरह सब ले लेगा। ठीक है। इस तरीके से इसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए और सर्वे रिपोर्ट के लिए अमाउंट लगता है। ठीक है। स्टाम्प शुल्क वगैरह ये भी नियमानुसार जो भी चीज़ें लगती है। इतना हो जाने के बाद बैंक में प्रॉपर प्रोसेस होता है, प्रॉपर्टी का सर्च होता है ना।
उसके बाद ये तय किया जाता है कि आईटी के बेस पे आपको कितना फाइनेंस करेंगे और प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, फाइनेंस किया भी जाए कि नहीं। ठीक है, फिर आपको बताया जाता है कितना फाइनेंस करेंगे और एज के हिसाब से कितने साल के लिए फाइनेंस होगा, है ना। वो सारी चीज़ें आती है प्रोसेस के तहत। ठीक है, तो ये हुआ प्रोसेस की बात। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे लोन पास हो गया तो ये आपको शेड्यूल दिया जाता है ना। अब इसमें कुछ वर्ड आते हैं जैसे ईएमआई। ईएमआई से क्या समझते हो? एस्टिमेटेड मंथली। इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, है ना। तो जो बैंक आपको फाइनेंस करता है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, मूलधन, और साथ में इंटरेस्ट भी होता है। लेकिन वो तो हमको देना था इंटरेस्ट वाला। हाँ, तो आपकी ईएमआई दो पार्ट में डिवाइडेड होती है ना। जैसे अपन, हाँ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो जैसे ये अपन एक एग्जांपल लिया है, प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है। प्रॉपर्टी की वैल्यू है यहाँ 20,58,000। ठीक है, और फाइनेंस अमाउंट जो है वो 9 लाख रुपये। तो आप प्रॉपर्टी तो ले रहे हैं 20,58 की, लेकिन बैंक से आप सिर्फ 9 लाख ले रहे हैं, बाकी बैलेंस अमाउंट आप खुद का देंगे। ठीक है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट जो रहेगी आपकी 171 रहेगी, 171 महीने। फ्रीक्वेंसी मंथली रहेगी, तो 171 महीने डिवाइड 12 से कर दो तो करीब 13-14 साल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 15 साल का लें तो 180 इंस्टॉलमेंट होती है ना। तो 9 इंस्टॉलमेंट कम 15 साल से, मतलब 14 साल 3 महीने, 3 महीने के लिए होगा। ठीक है, एग्रीमेंट मोग अरियर रहेगा। करेंट इंटरेस्ट रेट 12.40 रहेगा। अब इसमें फिक्स भी होता है रेट, इंटरेस्ट रेट, और फ्लोटिंग भी होता है। फ्लोटिंग में जो मार्केटेड रहेगा उस हिसाब से कम ज़्यादा होगा, और फिक्स में जो शुरू से फिक्स कर दिया वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, एडवांस ईएमआई 0 है। और लोन टाइप जो है वो मॉर्गेज लोन है। मॉर्गेज लोन में मतलब आपको पूरी प्रॉपर्टी के पेपर, ओरिजिनल पेपर जो है बैंक में रखने होंगे, प्लस एग्रीमेंट में पूरे साइन करवाने होंगे। और उस एग्रीमेंट में आप, वो एग्रीमेंट की जो बैंक की प्रोसेस होती है ना, वो कम से कम 2 घंटे की होती है, उसका अपॉइंटमेंट फिक्स होता है। ठीक है, और उसमें बैठ के वो पता नहीं कितनी साइनें लेते हैं, बहुत सारी साइनें लेते हैं। मतलब एक एक को ना, कोई एरिया नहीं छोड़ते हैं, सारा पूरा का पूरा आपके हाथ काट देते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। उसका सारे अधिकार हम जो है साइन कर करके एक एक पॉइंट पे हम बैंक को दे देते हैं, हमारी प्रॉपर्टी के अधिकार। वो तो मॉर्गेज लेने वाला ही होता है ना, ये जो आप। हाँ, तो वही साइन करेगा ना। हाँ हाँ, वही साइन करेगा ना पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर आपका 10/9/13 को ईएमआई शेड्यूल बन रहा है। 10/9/13 को ये 9 लाख रुपए आपको फाइनेंस हो रहे हैं, है ना। तो ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है, ईएमआई अमाउंट जो है वो है 11,387 रुपये। अब 11,387 है तो उसमें प्रिंसिपल आपका जाएगा 1,320 रुपये पहली इंस्टॉलमेंट, और इंटरेस्ट जाएगा 10,067 रुपये। अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का लेवल देखिए। ठीक है, तो आपका पहला इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा 898,680। ये 11,387, 9 लाख में सिर्फ 1,320 रुपये माइनस होगा। प्रिंसिपल आपके इंस्टॉलमेंट में जमा होगा, इंटरेस्ट जो है वो बैंक के अकाउंट में चला जाएगा। आपके लिए वो लॉस है, बैंक के लिए प्रॉफिट है। आपके प्रिंसिपल में सिर्फ जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट ही इस 9 लाख में माइनस होगा। ठीक है, अब अगले महीने 898 जो है 680, ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, फिर आप एक ईएमआई चुका है 11,387 की। अब आपका 1,600 रुपये प्रिंसिपल कटा और 9787 कटा, आपका ये बैलेंस हो गया। तीसरे में आइए तो ये जो है फिर से वापस 1,292 हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो है यहाँ ज़्यादा था या कम हो गया, और यहाँ बैलेंस अमाउंट जो है 11,387 में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें अपने को ये समझना है कि ये कम ज़्यादा क्यों हो रहा है, इसके पीछे प्रैक्टिकल रीजन क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। इंटरेस्ट वाला ही होगा। फ्लोटिंग तो है, बट हर महीने सेम क्यों नहीं हो रहा, अलग अलग क्यों हो रहा है। फ्लोटिंग में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ़र्क आएगा। उसका रीज़न है कि पहले महीने जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है ना, वो 171 महीने का लग रहा है और 9 लाख पे लग रहा है। ठीक है, सेकंड मंथ आएंगे ना तो आपका जो है ना 170 मंथ का लगेगा, यानी टाइम भी कम हो गया और आपका प्रिंसिपल भी कम हो गया, 898 पे लगेगा। तीसरे महीने 169 मंथ का लगेगा और 897 पे लगेगा। तो इसलिए इस पे भी अंतर आएगा। बाकी फ्लोटिंग के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो रहेगा, लेकिन यहाँ टोटल बैलेंस प्लस टाइम पीरियड, तो जितना आपका कम होते जाएगा उतना आपका इंटरेस्ट। तो महीने प्रिंसिपल अमाउंट कितना वापस करना है वो कैसे डिसाइड होता है? नहीं, टोटल ईएमआई रहती है वो एवरेज के हिसाब से ही बनता है। अच्छा,
उनका फार्मूला है बैंक का। हर महीने का फिर वो क्या हाँ करता है एवरेज हाँ, चलता है। एवरेज एवरेज का एक फार्मूला होता है, एवरेज के तहत जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आपका टाइम कम होता जाएगा, बैलेंस भी कम होता जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट भी कम होते जाएगा और प्रिंसिपल बढ़ता चला जाएगा। बीच में आके दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर उल्टा गियर चालू होगा, फिर आपका प्रिंसिपल ज़्यादा जमा होगा, इंटरेस्ट कम जमा होगा, है ना। तो ऐसा आपने ट्वेल्थ में पार्टनरशिप में भी पढ़ा होगा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है पार्टनर्स को, वो एवरेज वाले मेथड से लगता है फार्मूला। तो इसमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। हालांकि मैंने बैंक वालों से बात करी कैसा निकालते हैं आप लोग, तो उनके पास भी एक्सेल का कैलकुलेटर होता है ऐप में, उसमें वो अमाउंट डाल देते हैं और निकल आता है। हाँ, कैसे किया गया है, क्या किया गया है, वो भी नहीं समझा पाता, क्योंकि उनका काम है सिर्फ बताना, वो अमाउंट और टेन्योर डाल देते हैं, वो आ जाता है। ठीक है, तो हमको फिलहाल बेस यही समझना है यहाँ पर, कि जैसे जैसे टाइम पीरियड कम होगा और बैलेंस कम होगा, तो उतना इंटरेस्ट कम होगा और प्रिंसिपल बढ़ता चला जाएगा। और शुरू में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा ओवरऑल, नए नया जब नया लोन अकाउंट अकाउंट चुकाएंगे अपन, तो प्रिंसिपल कम होगा, धीरे धीरे ये उल्टा होता जाएगा, गियर ग्राफ जो है रिवर्स होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो एक शेड्यूल बताया मैंने। अब जो प्रैक्टिकल क्या बोलते हैं, हम जो ईएमआई पटाते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट देखिए कैसा दिखता है आपको, यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, आप पे कर रहे हैं 20,000 रुपये ईएमआई पे कर रहे हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट कट रहा है आपका 10,652। फिर आपने 20,000 ईएमआई जमा की तो 11,704 इंटरेस्ट कटा, है ना। फिर 20,000 जमा की तो 11,274 कटा। ये सब 20 के अंदर ही इंक्लूडेड है कि अलग से पे करना देखो वही वही, आप शेड्यूल से आप थोड़ा दिमाग लगाइए। आप आपकी ईएमआई 20,000 है, ठीक है, तो 20,000 पूरा का पूरा आपके लोन अकाउंट में जमा हो रहा है ना। फार्मेट का फर्क है बस, आप बेसिक से हटिए मत, ये फार्मेट है, वो शेड्यूल था, है? उसमें आपकी ईएमआई दो पार्ट में बटी थी, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। यहाँ पर आपको सिर्फ इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये टोटल ईएमआई दिखा रहा है और इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो प्रिंसिपल कहाँ से लाएंगे, जो इसका डिफरेंस अमाउंट रहेगा। तो ये स्टेटमेंट है, वो शेड्यूल था, एक्चुअली पेमेंट होता है यहाँ से दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पहले आपका 20,000 जो है पूरा का पूरा आपके इंटरेस्ट अकाउंट में जमा, प्रिंसिपल अमाउंट में जमा हो जा रहा है, फिर आपके बैंक खाते से इंटरेस्ट जो है वो बैंक निकाल ले रही है। ठीक है, तो उसका असर जो है वो बैलेंस पे पड़ रहा है ना। पहले 20,000 से बढ़ जा रहा है, फिर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो फिर कम हो जा रहा है, तो इसका डिफरेंस जो है ऑटोमेटिक प्रिंसिपल आएगा। तो अकाउंटिंग करने के लिए आपको इसका इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ख्याल में आया, है ना। तो थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट चेंज होगा, अपन बेसिक अप्रोच करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, तो फंडा क्लियर हुआ अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग कैसे करनी है अभी उस पर आ रहे हैं, बट स्टेटमेंट को पहचानना, समझना, प्रोसेस, ये क्लियर हुआ क्या। ठीक है, देखिए, ये जो लोन का टाइप होता है वो सिक्योरिटी दे के लिया गया लोन होता है, इसलिए इसको हम सिक्योर्ड लोन के ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, जो अपने फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से लोन लेते हैं उसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। ठीक है, अब हम अकाउंटिंग पे आ गए हैं, तो ये सिक्योर लोन है। अब यहाँ देखिए, हमारे होम लोन जो है 3 अलग अलग स्कीमों में लिए गए, ये 2 होम लोन है। ठीक है, अब इस पे जा रहा हूँ मैं, ये ईएमआई से है ना। देखिए पूरा का पूरा ईएमआई हमने चुकाया है ना। ये प्रिंसिपल को हमने डेबिट किया है, ये पुराना बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और ये इंटरेस्ट वापस रिवर्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगले महीने भी देखिए, ये 3 इंस्टॉलमेंट हमने दिए 3 पार्ट में, और ये उसमें से इंटरेस्ट जो है वो रिवर्स हो गया। पहले पूरा का पूरा ईएमआई हम डेबिट कर देते हैं, फिर इंटरेस्ट को वापस रिवर्स कर देते हैं, तो हमारे अकाउंट से प्रिंसिपल जमा हो गया, उसके बाद जो है इंटरेस्ट वापस निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये जर्नल एंट्री होती है, प्रिंसिपल अमाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जहाँ से पैसा कटता है। ठीक है, इस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि जो पहली एंट्री है, स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, पहला जब पूरा अमाउंट जो मिलेगा प्रिंसिपल वाला, हाँ, फॉर एग्जांपल तो जो हमको अमाउंट फाइनेंस हुआ है, हाँ, हाँ हमारे बैंक अकाउंट पे आया, बैंक ने भेजा। हाँ, बिल्कुल सही, तो अगर मान लो कोटक महिंद्रा बैंक से हमने लोन किया है, हाँ वो मैं करके दिखाता हूँ आपको, बढ़िया। ये जैसे अपने प्रॉपर्टी खरीदी 20,58,000 की, 9 लाख फाइनेंस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंट्री करेंगे अपन, जर्नल एंट्री करेंगे।
यहाँ पहले प्रॉपर्टी अकाउंट लिखेंगे, न्यू हाउस अकाउंट, ठीक है, या फ्लैट अकाउंट जो भी बोले, ये फिक्स में आता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये जाएगा 20,58,000, ठीक है। ये 20,58,000 है। टू कौन सी बैंक है? एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक होम लोन, और ये आ जाएगा सिक्योर्ड लोन में, ठीक है। अब यहाँ आ गया 9 लाख, हमने लिया है 9 लाख, ठीक है। बाकी हम अपनी बैंक से दे रहे हैं, ये जैसे बैंक ऑफ इंडिया मेरा अकाउंट है, 11,58,000 मैंने अपनी बैंक से पे किया है, बाकी बैंक से मैंने एक्सिस बैंक होम लोन से 9 लाख रुपए लिए, ठीक है। ये एंट्री हो गई, पहली एंट्री प्रॉपर्टी की, है ना। अब ईएमआई की एंट्री, तो ईएमआई पेमेंट में हुई, पेमेंट करने पर, है ना। तो यहाँ पर एक तो एक्सिस बैंक होम लोन अकाउंट आ गया, ठीक है। तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1,320 रुपये। देखिए पहला प्रिंसिपल जो है 9 लाख पे अपन 1,320, 11,387 कुल दे रहे हैं, है ना। तो इतना प्रिंसिपल में डेबिट करेंगे, इतना इंटरेस्ट में डेबिट करेंगे, और ईएमआई जो है इतना क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये मैंने 1,320 लिखा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन होम लोन लिख रहा हूँ, कितना लगा है? 10,067 रुपये। टू बैंक ऑफ इंडिया, मेरी बैंक ऑफ इंडिया से सपोज ऑटो डेबिट हो रहा है, 11,387 आ गया, देखिए आ गए। इस तरीके से अपन नरेशन में डिटेल लाएंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वगैरह जो भी लिखना होगा यहाँ, और नरेशन में डिटेल आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अकाउंटिंग होगी, ठीक है। फिर जैसे जैसे इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट कटती जाएगी ना, यहाँ पर फिर से हमारा वही काम रहेगा कि ये इस बैलेंस को अपन मैच कर लेंगे, जैसे बैंक बैलेंस मैच करते हैं, तो बैलेंस मैच होना चाहिए। टोटल, अच्छा तो ये बैलेंस है ना, जो बचेगा अपने उसके लिए क्लोजिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ जैसे हम एंट्रियाँ करेंगे 1 साल की, 31 मार्च तक जो भी आएगा, ठीक है। जैसे 31 मार्च तक जो भी एंट्रियाँ कर लेंगे, फिर यहाँ से अपन उसको बैलेंस को मैच करेंगे। बैलेंस मैचिंग से ही हमारा कंफर्मेशन होगा कि सारी चीज़ें सही है। तो एक तो ये मंथली शेड्यूल होता है, जैसे दिखाया मैंने, 20,000 है, 10,652 है। जैसे यहाँ भी डिफरेंस अमाउंट प्रिंसिपल में एंट्री कर सकते हैं, दूसरा पैटर्न ये है, ठीक है। इससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो फाइनेंस अमाउंट इतना लेंगे, आप दोनों केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें फाइनेंस अमाउंट में इतना डालेंगे आप, ये वाला अमाउंट, ठीक है। ये तो मंथली हुआ। एक इसमें शेड्यूल होता है एनुअल, ये एनुअल शेड्यूल होता है, इसमें आपको पूरे साल का 1 साल दिखा देता है, इसको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। वो मंथली दे रहा है, ये आपको एनुअल दे देता है। ईएमआई अमाउंट टोटल इतना, अप्रैल 2015 से मार्च 2016, ठीक है। बना इतना, पेड इतना हुआ, दोनों सेम है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट जिसमें इतना हुआ 4912, टोटल ईएमआई हमने इतनी दी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, इंटरेस्ट कंपाउंड इतना दिया, और पीईएमआई इंटरेस्ट इतना दिया, प्री ईएमआई इंटरेस्ट हमने इतना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहें तो वहाँ मंथली एंट्री लीजिए, या सर्टिफिकेट लेके एक ही एंट्री ले लीजिए, दोनों की अकाउंटिंग बेसिकली सेम होती है। कुल मिला के अमाउंट उतना ही आएगा, टोटल उतना ही मैच करेगा, चाहे एक सर्टिफिकेट लीजिए चाहे मंथली मंथली लीजिए। तो ये एक साथ एक मुश्त सर्टिफिकेट होता है, तो फिर इसमें आपको 12 एंट्रियाँ ना करके एक ही एंट्री करनी है, तो भी मैच हो जाएगा आपका बैलेंस। सेम आता है, तो फिर दो अलग अलग तरीके क्यों है? मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से है क्या? कन्वीनियंस के हिसाब से, फॉर्मेट अलग है, बेस वही है, आप दोनों को अलग अलग बैलेंस मैच करेंगे ना, सेम आएगा। चाहे मंथली का शेड्यूल का लेंगे, मंथली जो आपने ईएमआई पटाई है उसका लेंगे, और ये सर्टिफिकेट लेंगे, दोनों का सेम आएगा, क्योंकि वो उसके कंप्यूटर साथ से में निकलते हैं, दोनों सेम कंप्यूटर से निकलते हैं। हाँ, फॉर्मेट का फ़र्क रहता है बस, आपकी अकाउंटिंग और टाइम सेविंग हो सकती है इसमें। और जैसे कई लोग पर्सनल, आपका बिजनेस है नहीं, आप सैलरी वाले हो, ठीक है, तो आप साल में एक ही एंट्री करोगे, आप पूरी अकाउंटिंग तो बनाओगे नहीं, साल में एक ही एंट्री करोगे, ठीक है।
तो आई होप होम लोन के लो लेके एकदम फंडामेंटल एकदम क्लियर हो गया होगा और वैल्यू मिले होंगे आपको, है ना, इतने अच्छे तरीके से कि आप ये चीज़ें अब खुद कर सकते हैं, है ना, अकाउंटिंग वगैरह। तो इसमें अलग अलग पैटर्न के केस स्टडीज़ हैं, एक एक करके आप उसको फाइल में से रिवाइज करिए, नंबर 1। दूसरा, इसमें अब आगे चल के एक और आता है, जैसा क्या बोलते हैं, ये तो होता है बना बना हमने घर लिया, एक होता है प्लॉट रहता है उस पर हम कंस्ट्रक्शन करना शुरू करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? अमाउंट है वही, जैसे इसमें एक साथ पूरा मिल गया, हाँ बैंक पे पे कर दिया, हाँ, उसमें एक साथ नहीं एक साथ मिलेगा। नहीं होगा, फिर हाँ जैसे काम आगे बढ़ेगा। हाँ हाँ, वो उसमें पार्ट में मिलेगा आपको, रीइम्बर्स हो जाए, मतलब डिसबर्स हो जाए, रीइम्बर्स हो जाएगा आपको, आपको अलर्ट हो जाएगा, मतलब पास हो जाएगा कि आपका एस्टिमेट बनवाएंगे आप इंजीनियर से कि मैंने मैंने हाँ मैंने को इतना खर्चा आना है, इतना मुझे लोन चाहिए, तो वो सारी बेसिक सैलरी वगैरह उसके बेसिक प्रोसेस के हिसाब से आपका लोन एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन डिसबर्स नहीं होगा आपको, फिर पार्ट में होगा, 2 या 3 या 4 पार्ट में, कि पहले एक पार्ट लीजिए, उसको आप कंस्ट्रक्शन करवाइए बनवाइए, ठीक है, फिर उसके बिल सबमिट कीजिए, स्पॉट इंस्पेक्शन करवाइए, फोटोग्राफ सबमिट कीजिए, फिर दूसरा पार्ट इशू किया जाएगा आपको। इस तरीके से आप बनवाते जाइए, मिलता जाएगा, तो वो आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इंटरेस्ट उतना लगेगा आपको, है ना, आपका मकान बन रहा है तो इंटरेस्ट भी कम लगेगा आपको, और ईएमआई जो है बनने के बाद चालू होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होम लोन का अकाउंट है, इसको अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मेरे से पूछिए, ठीक है। थैंक यू।